Hello guys, good morning to all. So here is the complete newspaper analysis of 25th to 30th May 2021. Let's start the session. तो हमारा ये एक नया कोर्स लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है आरएम 2021। इसमें कंप्लीट कोर्स है फॉर सीएपीएफ। इसमें पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ कंप्लीट है। इवन हमने इसमें टेस्ट सीरीज़ भी दे दी है ताकि जिसको पूरा गाइड करना हो वो इसमें इनरोल हो सकता है। कोई जिसको फर्दर इंक्वायरी करनी हो इस नंबर पे जाके इंक्वायरी कर सकता है। आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड, तो आपको कुछ पैसा कम हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 10%। शिवम 10 कोड है, तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, सब पे एप्लीकेबल लगता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ये है, आप पढ़ सकते हैं। और भी कोर्सेज हैं जो आप हमारी ऐप पे जाके देख सकते हैं। ऐप जो है दोनों एंड्रॉयड iOS में अवेलेबल है। तो उसमें आपको किसी को बस टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, किसी को केवल कुछ नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल। मतलब अगर इनमें से आपको कुछ सेपरेट चाहिए तो हमने वो भी कोर्स बना दिया, क्योंकि हमारे पास बहुत डीएम्स आ रहे थे। और जिसको अगर ये कंप्लीट गाइड करना है तो ये सब कुछ ये कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, अपने हिसाब से जैसे जिसको पसंद है वो ले लीजिए। आगे चलते हैं। उड़ीसा बंगाल ग्रैपल विद इवैक्यूएशन अहेड ऑफ साइक्लोन। तो आपको पता है पहले साइक्लोन तौकते आया था। मैंने आपसे पूछा था किसने इसका नाम दिया, तो इसका नाम जो दिया म्यांमार ने दिया। सब बच्चों ने सही आंसर दिया था, जितने बच्चों ने भी दिया। पहले जो आया वो साइक्लोन तौकते आया था, तो उसका नाम जो है म्यांमार ने दिया था। ये एक लिजर्ड के नाम पे, एक छिपकली के नाम पे इसका नाम रखा गया था। तौकते एक लिजर्ड का नाम है। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, ये जो दूसरा साइक्लोन आया है इसका नाम जो रखा गया है, इसका साइक्लोन क्या रखा गया है, नाम यास। तो अब यास के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ये जो अफेक्ट कर रहा है क्या कर रहा है। तो आईएमडी ने ये पहले बता दिया था कि लो प्रेशर एरिया फॉर्म्ड हो रहा है ओवर नॉर्थ अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल। आपको याद रखना है जब भी साइक्लोन बनेगा तो लो प्रेशर एरिया में ही बनता है। साइक्लोन ऐसे होता है ये, तो हमेशा ये लो प्रेशर होगा। जो अंदर वाला एरिया होता है वो लो प्रेशर होता है। इसके बाहर से जो विंड्स आती हैं, ऐसे ऐसे विंड्स आती हैं, वो हाई प्रेशर विंड आती हैं। क्योंकि आपको पता होगा विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। इसलिए जब अंदर लो प्रेशर बनता है और बाहर से जब विंड आती है लो प्रेशर की तरफ, ये एक सर्कुलर मोशन ले लेता है। इसी को हम बोलते हैं साइक्लोन। तो ये साइक्लोन जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्यों होता है? ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, हमारी विंड का जो डायरेक्शन है वो डिफ्लेक्ट होता है। इसलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे जो साइक्लोन आता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है। और अगर यही साइक्लोन सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा तो वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, दो चीज़ ये हो गई। जो पहले बता दिया था साइक्लोन यास इसका नाम रखा गया। किसने इसका नाम दिया ये बहुत ज़रूरी है। तो इसका नाम ओमान ने दिया है, याद रखिएगा, ओमान कंट्री ने दिया है। इसका मतलब होता है जैस्मीन, खुशबू, गुड फ्रेगनेंस होता है इंग्लिश में इसका मतलब। और यास का नाम क्या होता है? जैस्मीन, मतलब खुशबूदार। अब ये नेक्स्ट जो साइक्लोन है, यास के बाद जो साइक्लोन आएगा उसका नाम जो पाकिस्तान देने वाला है उसका नाम वो लोग रखेंगे गुलाब। तो अब नेक्स्ट जो साइक्लोन आएगा कभी भी जब आएगा उसका नाम होगा गुलाब। तो अभी ऐसी सीरीज चलती है। मैंने आपको बताया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कंट्रीज हैं जो अपने अपने नाम सजेस्ट करती हैं और हर ऑल्टरनेटली हर किसी का एक का नाम चूज किया जाता है। तो अभी जो है ओमान का नाम चूज किया गया, इससे पहले म्यांमार का नाम चूज किया गया, इसके बाद जो आएगा वो पाकिस्तान वाले नाम दे रहे हैं, उसका नाम होगा गुलाब। ठीक है, जो अब नया साइक्लोन आएगा उसका नाम भी आपको पता चल गया। साइक्लोन जो फॉर्म्ड होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो टेम्परेट रीजन में होते हैं उनको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, जिन्हें हम टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं। और ये मैंने बता दिया लो प्रेशर एरिया में बनता है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड फ्लो करती है। तो बस इसमें यही जानने वाली बात थी जो इसमें पूछा जाएगा, तो मैंने यहाँ सब बता दिया। इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जहाँ मैंने ट्रॉपिकल और टेम्परेट पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन, कैसे बनता है, व्हाट इज टेम्परेट साइक्लोन, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो आप मेरी पुरानी 2 दिन पहले की वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे चलते हैं। रिपल्स फ्रॉम यास एंड सर्जिंग टाइड डिवास्टेट द सुंदरबन। तो आपको पता है कि बे ऑफ बंगाल में अगर टाइड आए तो सुंदरबन सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे। सुंदरबन, तो सुंदरबन एक ऐसा एरिया है जिसने लगातार कॉन्सिक्वेंटली 4 ट्रॉपिकल साइक्लोन देख लिए हैं। 4 ट्रॉपिकल साइक्लोन, इतना यहाँ तबाही हो चुकी है कि इन्हें लगातार 4 ट्रॉपिकल साइक्लोन देखे। कौन कौन से? तो फैनी आया था। फैनी का नाम बांग्लादेश ने रखा था, आपको पता होगा ना। फैनी का नाम बांग्लादेश ने रखा था। इसका मतलब क्या होता है? स्नेक। बांग्लादेश ने नाम रखा है। फिर ये दूसरा आया था, पहला आया था फैनी 2019 में, फिर बुलबुल आया था, बुलबुल, और फिर अम्फन आया था 2020 में, और यास, अब यास आ गया। तो 4 साइक्लोन लगातार यहाँ पे आ चुके हैं। आप मेरे को चारों का बताएंगे किस किसने नाम रखा है। फैनी का तो मैंने आपको बता दिया बांग्लादेश ने रखा है। बुलबुल का नाम किसने रखा है? अम्फन किसने रखा है? अम्फन। और यास तो मैंने आपको आज फिर बता दिया। यास किसका? ओमान का है। तो ये 2 बताने हैं बस, बुलबुल और अम्फन। ये लगातार 2019 से 2021 लगातार यहाँ पे आए जा रहे हैं। ठीक है, अभी ये जो रिसेंटली जो यास वाला जो साइक्लोन आया, यास वाले साइक्लोन में क्या हुआ, उसी दिन फुल मून टाइड हो गया। फुल मून टाइड क्या होता है?
अब पहले बता देता हूँ टाइड क्या होता है। टाइड क्यों होता है? टाइड होता है ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून। जब मून अट्रैक्ट करता है, मून के पास एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है जो खींचता है अपनी तरफ। तो मान के चलिए ये हमारा अर्थ है और यहाँ पानी है, जैसे अर्थ पे तो सब जगह पानी, मान के चलिए यहाँ पानी है या कुछ भी है, और ये हमारा मून है, मून की लोकेशन ये है। तो मून क्या करेगा, जब मून इसके सबसे पास होगा या दूर होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो यह मून जो है अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो पानी ऊपर की तरफ खिंचना शुरू होगा। तो ऐसे करके फॉर्मेशन होगा, ये पानी ऊपर की तरफ कैसे उठना शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मून जो है वो अपना अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है अर्थ की तरफ। तो इसी को हम बोलते हैं टाइड। ये दिन में 2 बार होता है, एक लो टाइड, हाई टाइड, वो सब अलग चीज है। ये मैं आपको बता रहा हूँ टाइड फॉर्मेशन बस रफ रफ होता क्या है। तो उसी दिन ये हुआ कि मून की पोजीशन कुछ ऐसी हो गई कि टाइड फॉर्मेशन भी हो गया, ऊपर से यहाँ साइक्लोन आया हुआ है, तो बहुत ज्यादा डेवास्टेटिंग इफेक्ट हो गया। साइक्लोन और टाइड ने मिलकर बहुत तबाही मचाई है, ठीक है। अब ये आप टाइड अगर पढ़ें तो आप सब कुछ पढ़िएगा। अपोजी क्या होता है, अपोजी क्या होता है, पेरीजी क्या होता है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। आपके एनसीईआरटी का पार्ट है, आप जाके रीड कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर समझ में नहीं आता मैं एनसीईआरटी से टाइट, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इस न्यूज़ से जो जो पूछा जाएगा मैं केवल वही वही बता रहा हूँ, आपको फालतू चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें 2 आइलैंड का जिक्र और है। एक तो घोरामारा आइलैंड, ये बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। तो घोरामारा इज वन ऑफ द आइलैंड दैट हैज़ बीन सिंकिंग ड्यू टू राइजिंग सी लेवल। ये एक ऐसा आइलैंड है जो सिंक कर रहा है। क्यों? क्योंकि पानी का स्तर बढ़ रहा है। जितना हम पॉल्यूशन करेंगे, जितना आइस मेल्ट होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, आइस मेल्ट होगी, पानी का स्तर बढ़ेगा, तो जो भी लो एरिया के जो आइलैंड है वो सारे डूबने लगेंगे। उसी में से एक है घोरामारा। दूसरा इसमें जो आइलैंड का जिक्र हुआ है वो है सागर आइलैंड। सागर आइलैंड इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द सुंदरबन एंड इट इज फेमस फॉर गंग सागर मेला ड्यूरिंग मकर संक्रांति एंड ऑल्सो है सरफेस डैमेज। तो आपको ये 2 चीज याद रखनी है, एक तो घोरामारा आइलैंड और एक सागर आइलैंड। ये दोनों वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। आपको इसकी मैप लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए ये तो घोरामारा आइलैंड है, जो इतना सा आइलैंड है ये डूबने लग रहा है, सिंकिंग आइलैंड हो गया, क्योंकि पानी का स्तर बहुत बढ़ गया। पानी का स्तर क्यों बढ़ गया? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, जो हमारे आइसबर्ग्स हैं जो अंटार्कटिका और आर्कटिक में है वो मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे। मेल्ट शुरू होंगे तो पानी का स्तर बढ़ जाएगा, जो लो लेवल के आइलैंड है वो सारे डूब जाएंगे। तो ये तो हमारा हो गया घोरामारा आइलैंड। दूसरा ये आप हमारा सागर आइलैंड देख सकते हैं। ये जो है ये एस्चुरीज बन रही है, एस्चुरीज बन रही है। ये गंगा डेल्टा आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, सुंदरबन डेल्टा, यहाँ पे ही सागर आइलैंड है। ये दोनों जो हैं, जो भी मैंने बताया, दोनों बी ऑफ बी में है। तो आपको बस इनका याद होना चाहिए कहाँ पर है, इनका क्या क्या रोल है, ठीक है। आगे चलते हैं। रिप्लाई टू प्ली चैलेंजिंग जीएनसीटीडी एक्ट, हाईकोर्ट टेल्स गवर्नमेंट। तो जीएनसीटीडी एक्ट क्या होता है जी? ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ये है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट, दिल्ली का अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें जो डिस्कशन हो रहा है कि किसको ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए, सीएम को ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए। तो इसी पे बहुत सारे लोगों ने पिटीशन दायर कर दी है। क्यों? क्योंकि जो नया लॉ आया है, जो जीएनसीटी अमेंडमेंट एक्ट आया, इसमें ज़्यादा पावर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि सारा डिसीजन तो है वो सीएम लेगा, अपार्ट फ्रॉम जो 3 सब्जेक्ट जो हैं, 3 सब्जेक्ट जो हैं वो दिल्ली से बाहर रखे गए थे। एक तो पुलिस, एक पब्लिक ऑर्डर और एक लैंड। इन तीनों पे तो सेंटर ही हेड है, बाकी का जो भी सब्जेक्ट है उस पर सीएम हेड होना चाहिए। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि सीएम हेड करेगा, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसी के लिए याचिका दायर हो चुकी है। तो देखिए क्या फैसला आता है। बस आपको इस एक्ट का नाम याद होना चाहिए। दिल्ली कब फॉर्म हुई थी? तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दिल्ली का गठन हुआ है। आपको एक अमेंडमेंट याद होना चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें। जब कुछ आगे हमारा नया न्यूज़ आएगी उसको मैं बता दूंगा। पिटिशनर ने क्या बोला है क्या नहीं बोला, वो अपने काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाई पावर्ड पैनल कमिट्स टू चूज नेक्स्ट सीबीआई डायरेक्टर। पहले एक दिन पुरानी ये न्यूज़ है, फिर अगले दिन की न्यूज़ ये है। तो दोनों में क्या है, पहले एक हाई पावर्ड कमेटी बनी गई ताकि हम नेक्स्ट सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सके। तो यहाँ देखिए ऐसा नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं दूर से आएगा। अब देखिए जिसने ये पढ़ा होगा उसको फिर सीबीआई पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें यहाँ क्लियरली लिख रहा है कि हाई पावर्ड कमेटी में कौन कौन होता है। हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो एक मेंबर तो मोदी साहब हो गए जो उसकी कमेटी को हेड करेंगे। कंप्राइजिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना। तो एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, एक हमारे सीजीआई हो गए जो एनवी रमन्ना, एंड द लीडर ऑफ द कांग्रेस। लीडर ऑफ द कांग्रेस मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ द कांग्रेस का मतलब होता है लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, जो कि अधीर रंजन चीज है। ये तीनों ने मिलकर नेक्स्ट सीबीआई डायरेक्टर को चूज किया। तो यही 3 मेंबर होते हैं जो कमिटी डिसाइड करती है कि नेक्स्ट सीबीआई डायरेक्टर कौन होगा। 3 पुलिस वाले थे, 3 आईपीएस ऑफिसर थे जिनके बीच में कंपटीशन था या जिनके बीच में से चुना जाना था। तो फिर ये एक दिन पुरानी न्यूज है।
फिर अगले दिन क्या हुआ, नए डायरेक्टर को चुन लिया गया जिनका नाम है जायसवाल साहब। तो इनका पूरा नाम आई थिंक कहाँ लिखा है, द मोदी गवर्नमेंट, हाँ ये रहा, सुबोध कुमार जायसवाल साहब। ये अभी जो है वो सीआईएसएफ के डीजी हैं, सीआईएसएफ के डीजी हैं। तो अब इनको सीआईएसएफ से डीजी से और बढ़ा के इनको डीजी बनाया जा रहा है सीबीआई का। तो इनका नाम बस आप याद रख सकते हैं, वैसे पूछा नहीं जाता। सुबोध कुमार जायसवाल, जो कि 2 साल के लिए सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है 2 साल के लिए बनता है, ठीक है। अभी मैं सीबीआई आपको बताता हूँ सीबीआई के बारे में और क्या क्या पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं पूरा आज सीबीआई बता देता हूँ। सीबीआई फॉर्म हुई थी सेटअप इन 1963। ये पहले ही बातें पूछते हैं बच्चे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कैसी बॉडी है। तो ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि एक रिजोल्यूशन के तहत आई थी, एक रिजोल्यूशन पारित किया था ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, तभी आई थी। रिजोल्यूशन के तहत आई है। ऑलरेडी यूपीएससी सिविल सर्विस में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि सीबीआई जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो इन दोनों में से कुछ नहीं है कि ये रिजोल्यूशन से आई है। ये पहले आती थी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के पहले ये आती थी एमएचए के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, लेकिन अब ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर। याद रखिएगा, अब ये जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आती है। एनआईए जो है, जो एनआईए है वो तो अभी भी एमएचए के अंदर ही आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है, ठीक है। ये फॉर्म हुई थी, ये किसकी रिकमेंडेशन से फॉर्म हुई थी, सीबीआई शांताराम कमेटी की एक रिकमेंडेशन थी, उससे फॉर्म हुई थी। तो आपको याद रखना पड़ेगा शांताराम कमेटी। सीबीआई इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ये जो पावर लेती है सीबीआई, ये दिल्ली पुलिस का एक एक्ट है उससे पावर लेती है, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 इससे पावर लेती है। सीबीआई इज द मेन इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी। ये आप पढ़ सकते हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इसका मोटो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन में 6 डिपार्टमेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड करता है इसे डीजी। डीजी जो डायरेक्टर होता है सीबीआई का 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा बाय एक्ट, बाय सीवीसी एक्ट 2003। सीवीसी एक्ट 2003 के तहत इसमें, इस एक्ट में लिखा गया है कि डीजी जो होगा सीबीआई का, वो जो है वो 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। ये इस एक्ट में लिखा हुआ है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट फॉलोइंग चेंजेस इन सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंटमेंट। और इस एक्ट में ये जो अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर को, जो कमिटी फॉर्म्ड होती है उसमें कुछ चेंज किए गए थे। अब डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए कौन कौन होता है, जैसे हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड लोकसभा। देखिए ध्यान से पढ़िए, लोकसभा में कौन है, अधीर रंजन जी, जो लीडर ऑफ कांग्रेस के हैं मेंबर। सीजीआई होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, और सीबीआई की एकेडमी जो है गाजियाबाद में। तो ये देखिए, ये हमने ऐसे नहीं लिखा है, ऑलरेडी न्यूज़पेपर में लिख के आता है, बस आपको समझने की जरूरत है। ये देखिए क्या पूछा जाएगा। तो आज ये पूरा सीबीआई मैंने आपको बता दिया। आज आप मैंने सीबीआई बताया, तो आप एनआईए जरूर पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। एफडीआई फ्लो क्रॉसेस 81 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो एफडीआई जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, भले देखिए इतना डाउनफॉल हो रहा है कंट्री में, लेकिन एफडीआई बढ़ रहा है। एफडीआई बढ़ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब अभी भी भारत बाहर के जो लोग हैं उन्हें इंडिया की इकोनॉमी पे भरोसा है कि इंडिया की इकोनॉमी डूबेगी नहीं, जबकि इतना साइक्लोन भी आ रहा है, ऊपर से कोविड-19 तो है ही। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये जो एफडीआई जो पार्ट है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। 2 तरह के अकाउंट होते हैं, तो करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है, जैसे आपको पता है करंट फाइनेंशियल, 1 साल के लिए जो होता है स्मॉल अमाउंट होता है, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब लंबा अकाउंट। तो करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, ट्रेड इन गुड, जो भी हम गुड्स में ट्रेड करते हैं, जो भी हम सर्विसेज में ट्रेड करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है कोई बाहर आदमी में रह रहा है, वो इंडिया में अपने परिवार को पैसा भेज रहा है, या इंडिया से बाहर पैसा जा रहा है अपने परिवारजनों को, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है। ये 3 चीज होती हैं जो करंट अकाउंट में आती हैं। फिर कैपिटल अकाउंट का पार्ट है एफडीआई। एफडीआई होता है एफडीआई, एफपीआई। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफपीआई को हम एफआईआई भी बोल देते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एक्सटर्नल असिस्टेंस, जो हम बाहर से पैसा लेते हैं, डिपॉजिट, बोरोइंग्स, अदर फ्लोस। तो ये सारा पार्ट जो होता है कैपिटल अकाउंट का होता है। ये ऑलरेडी मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो बस मैं यहाँ रफली आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या होता है। एफडीआई का फायदा एफआईआई से क्या होता है। देखिए एफपीआई या एफडीआई में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए। अगर कोई भी 10% से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे एफडीआई में करना पड़ेगा, और 10% से कम अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो एफपीआई में वो कर सकता है। एफडीआई जो है वो सेफ होता है। सेफ क्यों होता है कि एफडीआई में क्या होता है कि एक लिमिट होती है कि आप अगर यहाँ आ रहे हैं, आप यहाँ अगर अपने इंडिया में पैसा खर्च करना चाह रहे हैं, आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, यहाँ फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। तो अगर जब किसी कंपनी, मान के चलिए अमेजॉन है, अमेजॉन ने क्या करा कि एफडीआई के तहत यहाँ उसने एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, यहाँ फैक्ट्री अपनी लगाए, यहाँ वेयर हाउस लगाए। तो अगर मान के चलिए कल इंडिया जो है, इंडिया की इकोनॉमी डूब जाती है, तो अमेजॉन ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ छोड़ के भाग जाएगा। उसने भाई अपना पूरा वेयर हाउस, फैक्ट्री, एम्प्लॉयमेंट सेटअप कर रखे हैं। तो एफडीआई इसलिए अच्छा है। एफपीआई में क्या होता है, एफपीआई में बस मनी इन्वेस्ट होता है। तो जैसे ही अगर झूठी खबर भी मार्केट में आती है ना कि मार्केट क्रैश होने वाला है, तो एफपीआई वाले लोग क्या करते हैं कि सारा पैसा इंडिया से निकाल लेते हैं। तो मार्केट जो है वो ऑलरेडी क्रैश चल रहा होता है, बिल्कुल ही क्रैश हो जाता है। इसलिए एफपीआई को हम बोलते हैं ओवरनाइट मनी। ओवरनाइट मनी भी बोला जाता है एफपीआई को, ओवरनाइट मनी, ठीक है।
ये छोटा सा डिफरेंस हो गया एफडीआई एफपीआई के बारे में। और आप डिटेल में चाहें तो मेरे को कमेंट्स में बताइएगा, मैं और डिटेल में इसको समझा सकता हूँ। इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में समझाएंगे। पीएनबी फ्रॉड केस, मेहुल चौकसी गोज मिसिंग। तो मेहुल चौकसी इंडिया आने वाले हैं क्या, ये सब लफड़ेबाजी में अपने को नहीं पढ़ना है, कभी नहीं पूछा जाता है। इसमें जो खास बात है इन दोनों आर्टिकल में, चौकसी कैप्चर्ड इन डोमिनिक, ही डिमिनेंट रिसेंटली फ्लेड फ्रॉम एंटीगुआ बारबूडा डोमिनिका, इन सब में घूमे जा रहा है इधर से उधर, लेकिन अपने काम का जो चीज़ है उसमें बस एक ही चीज़ काम की है, वो है इंटरपोल। इंटरपोल क्या है, और ये जो नोटिस इशू करती है, कभी ये रेड नोटिस इशू कर रही है, कभी ये येलो नोटिस इशू कर रही है, तो ये क्या चीज़ होती है। पहले क्या हुआ था, जो हमारी सीबीआई है, सीबीआई ने इंटरपोल से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप मेहुल चौकसी पर रेड नोटिस इशू कर दीजिए, रेड नोटिस इशू की। ठीक है, तो हम रेड नोटिस के बारे में जानेंगे। जो डोमिनिक है उसने ये बोला है अपनी नेबरिंग कंट्री को कि येलो नोटिस इशू कीजिए चौकसी साहब पे। तो ये क्या है, ये जो सारे नोटिस है इंटरपोल के, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। इसमें एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि हर न्यूज़ में पूछा क्या जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चे पता नहीं क्या क्या पढ़ने लग जाते हैं जो कि पूछा ही नहीं जाता। जो पूछा जाएगा बस आपको वो हाईलाइट होना चाहिए, बाकी कपड़ा न्यूज़ अपने काम का ही नहीं है। देखिए टाइप्स ऑफ इंटरपोल नोटिस, तो 3-4 ये सारे टाइप के नोटिस होते हैं, सब आपको बस रफली आइडिया होना चाहिए कि क्या नोटिस का क्या काम है। जैसे रेड नोटिस है, तो रेड नोटिस होता है सिंपल अरेस्ट करने के लिए, कि हमें इस आदमी को अरेस्ट करना है, हमारा लॉफुल आदमी है, इसको हमें अरेस्ट करना है, तो रेड नोटिस इशू होता है। येलो नोटिस क्या होता है कि अगर कोई इंसान मिस हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, भले कोई माइनर भी मिसिंग होता है, तो उसके लिए हम येलो नोटिस इशू करते हैं। ब्लू नोटिस क्या होता है कि हमें किसी आदमी के लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, मान के चलिए दाऊद इब्राहिम है, दाऊद इब्राहिम की हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए इंटरपोल से, तो वो ब्लू नोटिस इशू करेंगे। ब्लैक नोटिस, ब्लैक नोटिस अगर किसी की बॉडी एकदम डेड बॉडी हो जाती है और उस बॉडी को कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए ब्लैक नोटिस इशू होता है। ग्रीन नोटिस, याद रखिएगा, ग्रीन को लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रीन नोटिस एनवायरमेंट के केस में इशू होगा, नहीं, ग्रीन नोटिस एनवायरमेंट के केस में इशू नहीं होता, ये केवल वार्निंग के लिए इशू होता है कि आप बहुत ज्यादा ऑफेंस कर चुके हैं, रिपीटेडली आप ऑफेंस कर रहे हैं, तो आप ऑफेंस करना बंद कर दीजिए, नहीं तो हम शिकायत कर देंगे आपकी। ग्रीन नोटिस होता है। ऑरेंज नोटिस होता है ताकि जो थ्रेट है पब्लिक सेफ्टी के लिए उसको हम कम कर सकें, रिप्रेजेंटिंग अ सीरियस एंड, जैसे कोई आदमी है वो थ्रेट है, मतलब पुलिस वालों को पहले से पता है कि नुकसान कर सकता है, पब्लिक सेफ्टी के लिए हार्म है, तो उसके लिए पहले से ऑरेंज नोटिस इशू हो जाता है। ये यूएन के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यूएन का जो नोटिस होता है सिक्योरिटी सैंक्शन का। पर्पल, पर्पल ये जो यूज होता है यही मेनली यूज होता है मॉडस ऑपरेंडी ऑब्जेक्ट्स डिवाइसेज एंड कंसीलमेंट मेथड यूज बाय क्रिमिनल। मान के चलिए क्रिमिनल जो है मोबाइल यूज कर रहा था, लैपटॉप यूज कर रहा था, अब उसको कॉन्फिस्टिकेट करना है, क्रिमिनल को नहीं, उसके जो आइटम्स है उनको कॉन्फिस्टिकेट करना है, तो पर्पल नोटिस इशू हो जाएगा। तो ये कुछ नोटिस हैं, मुख्य सारे नहीं पूछे जाते। एक तो रेड नोटिस इंपॉर्टेंट है, येलो नोटिस इंपॉर्टेंट है, ब्लैक और ये ब्लू, ये चार तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी क्या आप बस दिमाग में रख सकते हैं, इतने नहीं पूछे जाते हैं। WhatsApp approaches Delhi High Court to challenge new IT rules. Bid by WhatsApp to stop new norms from coming into effect. No fundamental right is absolute, says the central government. देखिए ये अब आप सबको पता है कि हमारे यहाँ से WhatsApp, ट्विटर, इंस्टा सब पे आफत आ चुकी है। क्यों ये सब लोग आप बोल रहे हैं कि सब ये बंद होने वाला है, बंद होने वाला है, तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इंडिया में न्यू आईटी रूल्स आ गए हैं, न्यू आईटी रूल्स आए हैं, और जितने भी ये हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको ये बोला गया है कि आप जो न्यू आईटी रूल्स आए हैं इनके साथ आप कॉम्प्लायंस कर लीजिए। न्यू आईटी रूल्स ऑफ 2021 में आया है, तो जो जो इनके साथ कॉम्प्लायंस करेंगे, जो जो इन न्यू रूल्स को मानेंगे, केवल वही लोग इंडिया में अपना धंधा चला सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, वरना बाकी लोग नहीं कर सकते। तो व्हाट्सएप को क्या बोला गया, प्रॉब्लम क्या है, पहले व्हाट्सएप के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है और व्हाट्सएप क्यों अड़ा हुआ है। देखिए अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आपने एक वर्ड सुना होगा, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेज। तो इसका मतलब क्या होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड? मान के चलिए मैं हूँ शिवम हूँ, और यहाँ मान के चलिए कोई और है, यहाँ मान के चलिए अमन है। अब शिवम ने मैसेज भेजा अमन को, तो व्हाट्सएप क्या करता है, उसे वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड करता है। मतलब ये मैसेज जो है बस वो शिवम को पता होगा और अमन को पता होगा कि शिवम ने क्या भेजा और अमन ने क्या पढ़ा। बाकी के बीच में, यहाँ तक कि व्हाट्सएप को भी नहीं पता होता कि ये मैसेज में क्या लिखा हुआ है, तो इसे बोलते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। लेकिन ये जो न्यू आईटी रूल्स आए हैं इसमें सरकार ये बोली है कि ऐसा नहीं, इनक्रिप्टेड ब्रिनक्रिप्टेड आप जो करना चाहे करिए, लेकिन आप इसे ट्रेस करिए। ट्रेस क्या करना है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है मैसेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ, हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज। ऐसा क्यों बोल रही है मैं बताऊंगा। मान के चलिए मैंने मैसेज किया, तो सरकार चाहती है कि मैंने मैसेज करा तो शिवम का पता रहे व्हाट्सएप को कि शिवम ने ये मैसेज को बनाया है। इससे क्या होगा
कि बहुत सारा व्हाट्सएप पे आपको पता है फेक मैसेजेस, सबसे पहले बात फेक मैसेजेस, और दूसरी बात ये हमारी कभी कभी मान के चलिए कहीं दंगा हो रहा है तो और भड़काने के लिए मैसेजेस को इशू किया जा सकता है। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि इनकी ट्रेसेबिलिटी हो, हमें पता तो चले हु इज द ओरिजिन, किसने ये मैसेज को बनाया, ताकि उसको जाके हम सीधे पकड़ सकें। अब इसके साथ व्हाट्सएप क्या बोल रहा है कि इससे दो खतरा है, एक तो हमारी राइट टू प्राइवेसी को खतरा है। चलिए राइट टू प्राइवेसी, हाँ ये तो सिंपल सबको समझ में आ रहा है कि भाई हमारे मैसेज कोई और पढ़ लेगा, मान हम कोई फोटो भेज रहे हैं, हम कुछ भेज रहे हैं तो हमारा मैसेज तो लीक हो गया, ये तो हमारी प्राइवेसी को खतरा है। चलिए पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है इसमें जाननी, कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया व्हाट्सएप बोला कि मान के चलिए आपके पास आपने कोई मान के चलिए आपके पास एक पिक्चर आई, आपके पास एक पिक्चर आई, किसी ने भेजी, फोटो भेजी, आपने उसको डाउनलोड कर लिया, आपने उस पिक्चर को या फोटो को डाउनलोड कर लिया, फिर आपने क्या करा, ये अब आप ये जो पिक्चर आपने भेजी है आप इसके ओरिजिनेटर नहीं है, अभी तक आपने ये पिक्चर नहीं बनाई है, किसी और ने आपके पास भेजी है, लेकिन आप मान के चलिए आपने इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लिया, आपने इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद आपने क्या करा कि एक सेकेंड ये क्या हो गया, हाँ आपने इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लिया और फिर आपने ये स्क्रीनशॉट किसी और को भेज दिया, आपने स्क्रीनशॉट किसी और को भेज दिया। अब आप ओरिजिनेटर हो गए, अब आपने मतलब इसका मतलब ये पिक्चर को आपने बनाया तो आप इसके ओरिजिनेटर हो गए, तो ये तो गलत बात हो गई कि आप इसके ओरिजिनेटर कहाँ से हो गई, तो आपके पास कहीं से आई थी। तो बहुत सारी समस्याएं जो व्हाट्सएप ने बताई हैं, लेकिन सरकार क्या बोली इसके अपोजिट में, इन समस्या के अपोजिट में, कि राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट होगा, हमने मान लिया राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, लेकिन ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, कोई भी फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि ये जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आते हैं। ऐसी जो राइट टू प्राइवेसी है वो भी एक फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उसमें हमारे पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट आता है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल होगा तो कोई भी फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं रह जाता है। तो ये जो इसको बोल रहे हैं सरकार, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल बोल रहे हैं। अब कुछ लोगों के लिए गलत भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सही भी हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग कहीं कहीं सही है लेकिन ज़्यादातर गलत है। क्यों? क्योंकि आपकी राइट टू प्राइवेसी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मान के चलिए कल व्हाट्सएप ही जो है वो सरकार के लिए सारा ट्रेस कर रहा है, सरकार के लिए सारा डेटा रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन अगर मान के चलिए व्हाट्सएप ही कल हैक हो जाता है या व्हाट्सएप का ही अगर कल डेटा लीक हो जाता है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन डेटा लीक कर लेती है, तो इंडिया का तो सारा डेटा चला गया। जो भी लोगों का पर्सनल डेटा है वो तो ऑलरेडी कोई लीक कर देगा। अभी तो क्या होता है कि एंड टू एंड इनक्रप्टेड होता है तो पता ही नहीं चलता है। तो बहुत सारे कॉम्प्लाइंस हैं, व्हाट्सएप एकदम सही इधर लड़ रहा है, जो भी है बाकी लोग तो कॉम्प्लाइंस कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी व्हाट्सएप अभी इसके लिए राजी नहीं हुआ, देखिए कहाँ तक स्टोरी चलती है, नहीं तो बंद हो जाएगा। पैनल टू इन्वेस्टिगेट चार्ज ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन इन मेकादत्तू। मेकादत्तू एक डैम का नाम है, याद रखेंगे, मेकादत्तू एक डैम का नाम है। इसको बनाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, एनजीटी ने अपॉइंट कर दी है ज्वाइंट कमेटी ताकि पता कर सकें। बस आपको याद होना चाहिए मेकादत्तू जो है किस रिवर पे है, बस और कुछ नहीं। तो कावेरी रिवर किस किस के बीच में बनता है, तो कर्नाटक रिवर के बीच में बन रहा है। कर्नाटक और तमिलनाडु ये दोनों इसमें लड़ाई कर रहे हैं, तो कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में मेकादत्तू डैम है। बस आपको ये पता होना चाहिए, और कुछ आपको इसमें जानने की जरूरत नहीं है। Amazon to gain Bond film via 8.45 बिलियन डील टू एक्वायर MGM। तो बस आपको याद रखना है कि Amazon ने रिसेंटली किसको एक्वायर करा है, किसको खरीदा है, तो MGM जेम्स बॉन्ड की अगर आपने पिक्चर देखी होंगी तो सबसे पहले इसी लोगों से शुरू होता है, शेर दहाड़ता है, तो इसको खरीद रही है Amazon। इसका नाम है मेट्रो गोल्डविन मेयर। तो आपने अगर जो भी जेम्स बॉन्ड की मूवी देखी होगी उसमें आपने जरूर देखा होगा शेर दहाड़ता है तभी मूवी शुरू होती है। तो बस आपको याद रखना है कि अमेजोन ने खरीदा है MGM को। बस ये वो ऐसे सवाल आता है कि रिसेंटली अमेजोन ने किसको एक्वायर करा है। क्या ये एक सवाल आ सकता है कि MGM जो, या आ सकता है कि मेट्रो गोल्डविन मेयर को किसने एक्वायर करा है, तो अमेजोन ने एक्वायर करा है। ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। असद री इलेक्टेड विद 95% ऑफ वोट। तो सीरिया के नए प्रेसिडेंट बन गए, तो बस इनका नाम आपको याद होना चाहिए, बशर अल असद। यही पहले थे, यही दोबारा री इलेक्ट हो गए, 95% इनको वोट मिला है, मतलब बहुत अच्छी मेजोरिटी से जीते हैं। बस इनका नाम याद होना चाहिए, बशर अल असद। ये सीरिया के प्रेसिडेंट हैं, दोबारा इलेक्ट हो गए, बस और कुछ नहीं। कांग्रेस MP सीक्स रिवाइवल ऑफ एमपीलेट। एमपीलेट क्या होता है? एमपीलेट एक स्कीम थी जो बंद कर दी गई थी। एमपीलेट की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, याद रखेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपीलेट। तो इस स्कीम को 2 साल के लिए बंद कर दिया गया था 2020 और 2021 के लिए, क्योंकि कोविड-19 आ गया था इस चक्कर में। लेकिन अभी कांग्रेस के MP बोले कि इस स्कीम को दोबारा चालू कर दीजिए, क्योंकि कोविड-19 से क्या होगा, बहुत लोगों की दिक्कतें हो गई हैं, तो ये जो स्कीम है कुछ फायदा करेगी। तो एमपीलेट बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो एमपीलेट किस मिनिस्ट्री के तहत आती है? सबसे पहले तो यही सवाल आता है, तो MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ
स्टैटिस्टिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही बनता है, लोगों को पता नहीं होता है। एमपी लेट वो हमेशा एमपी को क्या करते हैं, एमपी है तो या तो उसे लोकसभा राज्यसभा का ही समझ लेते हैं, या फिर मान के चले एमएचए में चले जाते हैं। मॉस्पी कोई नहीं सोच पाता है, तो इसकी मिनिस्ट्री जो है मॉस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या कहती है कि अपने जितने भी एमपी हैं उन सबको 5 करोड़ रुपया देती है कि आप ये 5 करोड़ रुपया लीजिए और आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकल लेवल पे काम कराइए। ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास पैसा आ गया, रिकमेंड वर्क बेस्ड। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलता है डीएम को कि भाई अपने अपने काम एरिया में काम कराइए, और डीएम जो है वो अलग अलग एरिया में अपना काम कराता है। तो बस एमपी लैंड में कुछ नहीं है, हर जो एमपी है उसको 5 करोड़ रुपया मिलता है ताकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छे से काम करा सके। बस आपको ये पता होना चाहिए। और कितना रुपया मिलता है, 5 करोड़ रुपया मिलता है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको हैंडल करता है। बस ठीक, आगे चलते हैं। विड्रॉ ट्रांसफर ऑर्डर ऑफ चीफ सेक्रेटरी ममता टेल सेंटर। तो अभी क्या हुआ कि एक आईएएस अफसर हैं जो चीफ सेक्रेटरी हैं ममता मैम के कैबिनेट में। तो अभी क्या करा कि भाई एक आईएएस ऑफिसर है, उसको हैंडल कौन करेगा, उसको हैंडल करने की पावर सेंटर गवर्नमेंट पे। तो सेंटर ने क्या करा, उनका ट्रांसफर कर दिया। तो जो ममता बनर्जी साहब हैं ये चिढ़ गई, इन्होंने बोला कि ये तो गलत हो रहा है, ये अपोजिशन या बीजेपी वाले हमें मतलब हम हमारे रास्ते में रोड़ा अटका रहे हैं। ये अच्छे आईएएस अफसर थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे हमारे स्टेट के लिए, ने क्यों हटा दिया। ठीक है, मेन बात ये। तो सब लोग अपोजिशन पे आ गए, ये आ गया वो आ गया, लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक आईएएस अफसर के हटने से सीएम मतलब आ रहा है अपोजिशन में कि सीएम ने बोला है कि एक आईएएस अफसर का आपने ट्रांसफर क्यों कर दिया। पहले भी अच्छा हो चुका है, चलिए अपने को पॉलिटिक्स में नहीं जानना, अपने का भी ये न्यूज़ है। अब आपको इसको पढ़ना कैसे है, मान के चलिए ये न्यूज़ आई है तो आपको इसमें पढ़ना क्या है। अब आपको ये पढ़ना है कि इस सीएम का नाम क्या है या आईएएस अफसर का नाम क्या है या अपोजिशन वाले क्या कह रहे हैं, नहीं। इसका आपको पढ़ता होना चाहिए किस टॉपिक से सवाल है। ये जो सवाल है ये सेंटर स्टेट रिलेशन से है, पहली बात तो सेंटर स्टेट रिलेशन से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बताता है यूनिटरी और फेडरल फीचर्स, यूनिटरी और फेडरल फीचर्स बताता है। ये आपके पॉलिटी का पार्ट है। ठीक है, मैं आपको आज यूनिटरी ऑफ फेडरल फीचर्स पढ़ाई देता हूं। देखिए ये अगेन मेरे नोट्स का पार्ट है पॉलिटी का। तो देखिए नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा, आप पढ़ते जाइए। तो केसी वेरिया ये एक साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ये ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है कि किसने बोला था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है। ये ऑलरेडी यूपीएससी सिविल सर्विस में एग्जाम में एक सवाल पूछ चुका है, किसने बोला था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्वासी फेडरल है। तो केसी वेरिया ने बोला था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है। ठीक है, फेडरल फीचर्स क्या होते हैं और यूनिटरी फीचर्स क्या होते हैं, बस आपको यही दोनों पता होने चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। फेडरल फीचर्स क्या होते हैं, फेडरल का मतलब होता है कि पावर जो है कोई भी चीज़ है वो डिवाइड होगी सेंटर और स्टेट के बीच में, मतलब सेंटर स्टेट राजी होंगे तभी उस चीज़ को हम कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फेडरल फीचर्स। तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डुअल पॉलिटी है। ठीक है, डुअल पॉलिटी क्या मतलब है, मतलब सेंटर भी है स्टेट भी है। फिर डिवीजन ऑफ पावर है हमारे यहाँ। डिवीजन ऑफ पावर कैसे है, 7 शेड्यूल में हमें लिखा गया है ना, स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, 3 लिस्ट है। तो ये हो गया हमारा डिवीजन ऑफ पावर। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है जिसकी मतलब सेंटर को जो पावर मिली हो सेंटर के पास आएगी, स्टेट को जो पावर है स्टेट के पास जाएगी। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई चेंज नहीं कर सकता, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से चेंज होगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है भाई, जुडिशरी किसी की नहीं सुनती, ना सेंटर की ना स्टेट की। बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। बाय कैमरल का मतलब क्या है कि सेंटर में लोकसभा राज्यसभा तो है ही, लेकिन हर स्टेट में हमारी विधानसभा और विधानसभा और विधान परिषद भी तो है, तो उसको बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई फेडरल का मतलब यही होता है कि पावर जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में बराबर या इक्वली ना होके कुछ पावर सेंटर के पास और कुछ पावर स्टेट के पास है, उसको हम बोलते हैं फेडरल। तो ये हमारे फेडरल फीचर्स हैं। अब यूनिटरी फीचर्स क्या होते हैं, यूनिटरी फीचर्स क्या है कि पावर जो है पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर क्यों है कि किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है सेंटर, किसी भी स्टेट का भाई एरिया को चेंज कर सकती है कि किसी स्टेट का एरिया बढ़ा दो, किसी स्टेट का एरिया कम कर दो। जैसे तेलंगाना हटा दिया उन्होंने आंध्र प्रदेश से, यूपी से उत्तराखंड हटा दिया, तो ये सारी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फीचर है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा से पारित करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा। इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स नहीं है, क्योंकि नो इक्वालिटी नो है यहाँ पे, नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स।
रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि राज्यसभा में जो भी इलेक्शन होता है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो तो पॉपुलेशन के आधार पे आते हैं। अब मान के चलिए यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो राज्यसभा में ज़्यादा मेंबर जो होंगे यूपी के होंगे, केरला की पॉपुलेशन कम है तो केरला से कम मेंबर होंगे, तो ज़्यादा पावर जो है वो स्टेट के रिप्रेजेंटेशन पर नहीं है। फिर इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी जब भी भाई इमरजेंसी लगती है तो सारी पावर किसके पास आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट का फिर रोल खत्म हो गया। सिंगल सिटीजनशिप, भाई सिटीजनशिप देने की पावर किसके पास है, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्यों, क्योंकि सिटीजनशिप जो है वो एक स्टेट, वो सेंट्रल सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट है। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, सिंगल सिटीजनशिप के बारे में भी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, हमारी जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड है, ठीक है। फिर इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, देखिए ऑडिट मशीनरी। फिर इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, इलेक्शन मशीनरी AIS, ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें अभी बात हो रही है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सही करा और ममता मैम जो है वो समझ नहीं थी, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस AIS का मतलब है ऑल इंडिया सर्विस। इसी के अंदर IAS IPS IFS IRS सब इसी में आते हैं। तो ये आर्टिकल 312 में आता है। इसमें जो पावर है वो केवल सेंटर के पास पावर है कि सेंटर किसी भी IAS या किसी भी IPS या किसी का भी तबादला कहीं पे भी कर सकता है, इसीलिए सेंटर अपने जुडिक्शन पे काम करा। इस पॉइंट के लिए मेरे को आपको पूरा ही समझाना पड़ा। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, भाई गवर्नर जो होता है वो कौन होता है, एजेंट होता है सेंटर का। ये हमने गवर्नर का जो पार्ट है वो कनाडा से लिया है। वीटो ओवर स्टेट बिल, कोई भी स्टेट बिल आएगा उसके ऊपर सीधे सीधे लोकसभा या राज्यसभा वीटो लगा सकता है, उसको रोक सकता है। तो ये हमारा कुछ पार्ट है जो स्टेट वो फेडरल और यूनिटरी फीचर्स हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स कर सकते हैं, आप अपनी लक्ष्मीकांत में पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ ये एक एक पॉइंट निकालने पड़ेंगे। मैंने एक ही जगह कंसोलिडेटेड करके लिख दिए क्योंकि आपकी जो पेपर है वो आपका टिक करने का पेपर है, ना कि आपको पूरा रटने का पेपर है कि आपको लिखना है। तो बस आप ये पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। 10 लाख कॉर्पस फंड फॉर एवरी चाइल्ड ऑर्फन बाय कोविड-19, तो जो भी बच्चों के माँ बाप मर गए ड्यू टू कोविड-19 उनको 10 लाख का फंड देगी सेंट्रल गवर्नमेंट बाय PM केयर्स स्कीम, PM केयर्स स्कीम के तहत। तो आप ये कुछ रीड कर सकते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये आया था तो मैंने आपको बता दिया कि आपके दिमाग में हो, मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आज का सवाल है। क्वेश्चन, रेनबो कलर्ड हेलो वॉज सीन अराउंड द सन इन द मॉर्निंग। तो एक हेलो टाइप ये सन दिख रहा है, तो मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, क्लाउड्स आपने पढ़े होंगे, तो ऐसा कौन सा क्लाउड है जो कि हेलो फॉर्मेशन करता है। अगर आपने क्लाउड्स पढ़े हैं मेरे से या किसी से भी पढ़े हैं तो मैंने आपको भी पढ़ा चुका हूँ। तो ऐसा कौन सा क्लाउड है जो हेलो फॉर्मेशन करता है। अलग अलग टाइप्स के क्लाउड होते हैं, तो उसमें से एक क्लाउड है जो हेलो फॉर्मेशन करता है। तो आपको आज बस मेरे को उसका नाम बताना है और कुछ नहीं है, यही एक सवाल है। 13 मोर कलेक्टर्स कैन ग्रांट सिटीजनशिप। तो भाई अभी सिटीजनशिप, अभी आपको पता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ है CA, जिसके लिए विरोध हो रहा था, NRC, इन सब के लिए विरोध हो रहा था। तो 13 कलेक्टर, जो 13 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या 13 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो हैं उनके पास ये पावर आ गई है कि वो भी सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। सिटीजनशिप किसको प्रोवाइड कर देंगे, उन लोगों को जो ऑलरेडी इंडिया में रह रहे हैं, जो कि माइनॉरिटी ग्रुप है। पहली बात, जो कि माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी ग्रुप हैं और जो ऑलरेडी इंडिया में रह रहे हैं 20 साल से, मतलब 20 साल से रह रहे हैं इंडिया में, और जो मेनली 3 कंट्री से आए हैं। याद रखिएगा, ग्रांट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट टू एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी। 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम को छोड़ के जो भी हैं वो सब माइनॉरिटीज़ में ही आते हैं, बाहर के देशों में से, पाकिस्तान इन सब में 6 जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं। कहाँ से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से। इन 3 कंट्री से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 कंट्री से जो भी माइनॉरिटी 6 कम्युनिटीज़ हैं, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं जो ऑलरेडी इंडिया में रह रही हैं, उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। 13 कलेक्टर और हैं जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, ये ग्रांट कर रहे हैं सिटीजनशिप को। 6 कौन कौन सी माइनॉरिटी हैं, तो यहाँ पढ़ सकते हैं आप, हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन। मतलब मुस्लिम नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान है, तीनों मुस्लिम कंट्री हैं, तो इसमें मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी में, तो बाकी का जो भी रिलीजन है वो माइनॉरिटी में, तो केवल माइनॉरिटी को मिल रही है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 इसके तहत हो रहा है, जो कि कम से कम 20 साल से इंडिया में रह रहे हैं उनको मिल रही है। सिटीजनशिप जो है एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, मैं आपको पहले ही पढ़ा के आ चुका हूँ। सिटीजनशिप है सेंट्रल सब्जेक्ट है, इस पे जो डिसीजन लेता है वो MHA लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंडिया के लोग कैसे सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। इंडियन सिटीजनशिप कैन एक्वायर सिटीजनशिप ऑन 8 ग्राउंड, 8 तरीके, अगर वो 8 में से किसी एक तरीके पे बनते हैं तो इंडिया के लोग सिटीजनशिप ले सकते हैं। कौन कौन से 8 हैं, ये आपके लक्ष्मीकांत का ही पार्ट है। बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन, या तो रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया हो कि वो इंडिया के रहने वाले हैं। बाय अ पर्सन मैरिड टू एन इंडियन, अगर इंडिया के बाहर का कोई आदमी इंडियन की औरत से या आदमी से शादी कर लेता है तो। माइनर चाइल्ड,
whose पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड, किसी का बच्चा जिसके माँ बाप इंडिया में सिटीजन हो उस बच्चे को भी मिल सकती है। बाय अ पर्सन हुज आइदर पेरेंट्स, किसी का एक माँ बाप में से भी कोई एक अगर इंडियन है तो उसको मिल सकती है। और बाय नेचुरलाइजेशन, कोई यहाँ पला बढ़ा है उसके लिए, जो पैदा हुआ है उसके लिए। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ चाइल्ड एट एन इंडियन कॉन्सुलेट, और अगर किसी ने अपने बच्चे को चाहता है कि भाई वो इंडिया का सिटीजनशिप बनाना चाहे तो इंडियन कॉन्सुलेट में उसका रजिस्ट्रेशन कर दो, उसको भी मिल जाएगी। तो इंडिया की सिटीजनशिप 8 तरीके से मिल सकती है। आज का सवाल ये भी है कितने तरीके से टर्मिनेट हो सकती है, आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पास चल रहा था, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, हम सब कुछ पढ़ सकते हैं। अभी तक हमने सूरत इसको स्प्लिट कर दिया था, सूरत को हमने स्प्लिट कर दिया था। उसके बाद हमने 1909 का हमने एक्ट पढ़ लिया था, GI एक्ट 1909। ठीक है, मॉरले मिंटो रिफॉर्म जैसे हम बोलते हैं, मॉरले मिंटो रिफॉर्म। उसके बाद हमने सब कुछ कर लिया। उसके बाद जो नई चीज़ आती है वो आती है होम रूल मूवमेंट। ये अलग से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। होम रूल मूवमेंट 1916 में आया था। तिलक ने, जो बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने होम रूल मूवमेंट को शुरू करा था सेपरेटली फ्रॉम आईएनसी से हटकर एकदम नया मूवमेंट शुरू करा था। इसका मेन एम क्या था इस मूवमेंट का, ताकि हम जितने भी लोग हैं उनको एजुकेट कर सकें अबाउट सेल्फ रूल कि आप अपने आप को कैसे रूल कर सकते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, किसकी सोसाइटी है, गोखले साहब की सोसाइटी है। ये इसका पार्ट नहीं थी, इन्हें अलाउ नहीं किया गया था होम रूल मूवमेंट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहली बात है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है किसकी, तो गोखले साहब की है। इसे अलाउ नहीं किया गया था होम रूल मूवमेंट में। बाद में एनी बेसेंट, ये एनी बेसेंट के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं। अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी पुराना हम पढ़ चुके हैं, वही है ये मैम जो बाहर से आई थी। तो एनी बेसेंट है, इन्होंने ही जोड़ा था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को एंड जॉइन HRM। भाई मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट आपको पता है सूरत स्प्लिट में अलग हो गए थे। एक सवाल बनता है फिर इनको बाद में जाके जोड़ा किसने था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को साथ में कौन लाया था, तो एनी बेसेंट उसका आंसर होता है। एनी बेसेंट मैम है, इन्होंने ही बाद में जाके यूनाइट कराया था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को, और इन्होंने HRM को ज्वाइन कर लिया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तिलक कौन कौन सा एरिया देखते थे, तो बाल गंगाधर तिलक केवल महाराष्ट्र देखते थे, मुंबई नहीं देखा इन्होंने, महाराष्ट्र के एरिया देखा, कर्नाटक, CP, बेरात, इन्होंने टोटल 6 एरिया देखे तिलक साहब ने। इस होम रूल मूवमेंट को इन्होंने 6 एरिया में प्रचार किया। एनी बेसेंट जो मैम थी उन्होंने 200 एरिया में, पूरे इंडिया में इन्होंने प्रचार किया। HRM प्रोवाइड लिंक बिटवीन रूरल एंड अर्बन, तो शहर और गांव के बीच का एक लिंक प्रोवाइड करता था होम रूल मूवमेंट। इसने होम रूल मूवमेंट ने लीडर प्रोवाइड करे फॉर किसान सभा। इट लीड टू मॉन्टेग चैम्सफोल्ड रिफॉर्म 1919, इसी की वजह से जो मॉन्टेगू चैम्सफोल्ड रिफॉर्म हो पाया इस मूवमेंट की वजह से। गेट टाइटल ऑफ लोकमान्य, इसी मूवमेंट के बाद बाल गंगाधर तिलक साहब को जो टाइटल मिला था, उसी के बाद इनका नाम हमने टाइटल में क्या दिया था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य, इसी मूवमेंट के बाद उन्हें मिला था। ठीक है, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट को जोड़ा किसने था, एनी बेसेंट मैम ने जोड़ा था। फिर INC और मुस्लिम लीग को किसने जोड़ा था, मुस्लिम लीग और INC अलग हो गए थे ना, अब मैंने आपको बताया था 1909 में 3 AIMUL बन गई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई थी, तो ये अलग अलग हो गए थे। तो इनको जोड़ने का काम करा था जिन्ना साहब ने। एक सवाल ये बनता है कि जोड़ा किसने था, तो स्टार लगा के मैंने लिखा हुआ है, स्टार लगा के आप भी पढ़ सकते हैं। कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इन लखनऊ पैक्ट। तो एक सवाल ये कि कांग्रेस ने कहाँ एक्सेप्ट करा था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम को, तो लखनऊ पैक्ट में। उसके बाद मॉन्टेग आए थे 1980 में, इसी को हम अगस्त डिक्लेरेशन भी बोल देते हैं। इन्होंने भी सेल्फ रूल की बात करी थी। तो ये छोटा सा पार्ट है ये हमारा, बस मैं इसको ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो अगला टॉपिक आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म पढ़ेंगे हम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोला जाता है उसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। अगले नए जब भी हमारे लेक्चर होगा उसमें हम ये पढ़ेंगे। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम शिवम_त्यागी_ST, और ऑल्सो फॉलो स्टडी फंड ऑन टेलीग्राम इंस्टाग्राम, सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। और आप जो पुराने लोग हैं सब्सक्राइब करें, नए लोग हैं वो भी सब्सक्राइब करें, सब लाइक शेयर कर सकते हैं। आज का जो सवाल है, हेलो फॉर्मेशन किस क्लाउड की वजह से होता है, सब बच्चे बताएंगे। टेक केयर, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, साइनिंग ऑफ टुडे।